तो आइए आज से अर्थव्यवस्था की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के बारे में पूरा चैप्टर हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक जिसे कहते हैं ना, एकदम बिल्कुल निचले स्तर से। तो बिल्कुल बेसिक से हम आपको अर्थव्यवस्था का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे। पूरा अध्याय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और हम लोग आसानी से पढ़ाई भी कर लेंगे। तो आइए जानते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था नाम से ही आपको दिख रहा है, यहाँ पर अर्थ है और यहाँ व्यवस्था, मतलब अर्थ की व्यवस्था। अर्थ मतलब धन की व्यवस्था करना। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, लेकिन इसकी बेसिक चीज़ तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी। तो सब आइए जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ देखिए, आइकोस और नोमोस दो शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे। आइकोस और नोमोस। आइकोस और नोमोस दोनों शब्द से मिलकर के बना है आइकोनोमिया। ये आइकोनोमिया जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ये सभी आइकोस नोमोस ये सभी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो आइकोस और नोमोस से मिलकर बना है आइकोनोमिया, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसी ग्रीक भाषा के शब्द आइकोनोमिया से अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये आइकोस और नोमोस होता क्या है? आइकोस और नोमोस, तो यहाँ देखिए, आइकोस का मतलब होता है घरेलू, जिसको इंग्लिश में डोमेस्टिक कहते हैं, और नोमोस का मतलब होता है प्रबंध, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो घरेलू प्रबंध, अगर दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? घरेलू प्रबंध। ठीक है, तो आइकोनोमिया का मतलब क्या हो गया? घरेलू प्रबंध करना। तो वही चीज़ है अर्थ। अभी पहले बताया, अर्थ और व्यवस्था मतलब अर्थ की व्यवस्था, धन की व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ से अर्थव्यवस्था की, आइकोनोमिया से उत्पत्ति हुई अर्थव्यवस्था की। यहाँ तक समझ में आया। अब हम चलते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अर्थव्यवस्था मतलब धन की व्यवस्था, लेकिन इसके पहले आपको अर्थशास्त्र समझना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र क्यों? क्योंकि देखिए, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से ही निकलता है। जब अर्थशास्त्र नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था का कोई मायने नहीं रह जाता। कहने का मतलब यह है कि जब चीज़ें ही नहीं रहेंगी तो आप उसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, वही चीज़ है। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र समझते हैं। बताएंगे हम आपको बाद में कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं अर्थशास्त्र, फिर हम अर्थव्यवस्था को आपको बताएंगे। तो यहाँ पर यह है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में नई व्यवस्थाएं जुड़ गई हैं। ठीक है, जो आधुनिक अर्थशास्त्र, अब पहले था, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी भी हमारी आगे बढ़ रही है। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से थोड़ी बहुत गड़बड़ा गई है कोरोना के चलते, लेकिन हमारी इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ रही थी। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्र है, इसमें नई व्यवस्थाएं जुड़ गई है, जिनमें क्या क्या है? राजस्व है, जन कल्याण है, जिसको हम लोग वेलफेयर बोलते हैं, पब्लिक वेलफेयर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है,
विदेशी विनियम बैंकिंग है, विनिमय, सॉरी विनियम नहीं विनिमय, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, विनिमय, ठीक है, का अध्ययन इसमें शामिल है। मतलब कि जो नई अर्थव्यवस्था है उसमें ये सब चीज़ें शामिल हो गई, राजस्व हो गया, जन कल्याण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, विदेशी विनिमय बैंकिंग, ये शामिल हो गया किसमें, अर्थशास्त्र में। तो आप समझ गए अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्पादन होगा, ठीक है ना, सबसे पहले क्या होगा, उत्पादन होगा। उसके बाद उत्पादन, जब किसी वस्तु का अगर उत्पादन होगा, चाहे चावल हो, गेहूं हो, आपका ब्रेड हो, कपड़ा हो, किसी भी चीज़ का, एवरीथिंग, तो उस उत्पादन के लिए कोई ना कोई होगा उपभोग करने के लिए। जैसे कि ग्राहक होते हैं, आप सामान खरीदते हैं ना, तो ये उपभोग हो गया, उपभोग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद विनिमय हो गया और वितरण हो गया। ये सब इसी में अध्ययन किया जाता है। यह हम आगे बताएंगे आपको क्लियर करके, ठीक है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अभी समझाएंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विद्वानों के मत अलग अलग हैं। मतलब हर एक विद्वान ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है, सबका मत अलग अलग है। जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है, उन्होंने परिभाषित किया है कि मनुष्य जाति के दैनिक जीवन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। समझिए इस बात को, मनुष्य जाति के दैनिक जीवन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए, दैनिक जीवन में हमें कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम बिना किसी चीज़ के, जैसे कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए, जो किराए के मकान में रहते हैं तो उनको पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी अर्थ के बगैर नहीं हो सकता, धन के बगैर। खाने के लिए चाहिए ही, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, और जो भी एसेसरीज होती है, जैसे कुछ भी घर का सामान हो, सब अर्थ से संबंधित है, ठीक है। तो यही अल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं कि मनुष्य जाति के दैनिक जीवन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। अब सैमुअल्सन ने अपना मत दिया है। सैमुअल्सन का क्या है, सैमुअल्सन कहते हैं कि विकास का विज्ञान ही अर्थशास्त्र कहलाता है। इन्होंने विकास से उसको जोड़ के देखा है। देखिए, जब अर्थ आने लगता है तो हालत बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ठीक है ना, वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। तो यही चीज़ है, विकास होने लगता है। तो विकास का विज्ञान ही अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है ना। किसी को भी आप देख लीजिए, आपके घर के बगल में आप देखिए, कल को उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं हो, पता चला कि 6-7 महीने बाद वो कहीं जाता है कमाने के लिए, और जब लौट के आता है तो पता चलता है कि वो धीरे धीरे ग्रोथ करने लगा, गाड़ी ले ली, वो ले लिया। और बड़े लेवल पर देखे तो पता चला कि वो कल तक कुछ नहीं था और आज उसने बहुत बड़ी कंपनी खोल ली, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहा है। तो यही चीज़ है, सैमुअल्सन ने कहा था, ठीक है। उसके बाद एडम स्मिथ ने भी परिभाषित किया है अर्थशास्त्र को। धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र कहलाता है। देखिए, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि अर्थशास्त्र लिखा है ना, अर्थ और शास्त्र, तो यहाँ पर अर्थ और शास्त्र जो है, अर्थ का मतलब होता है धन, तो जाहिर सी बात है धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते हैं फिर अल्फ्रेड मार्शल पे आते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी परिभाषा में संशोधन किया। क्या किया उन्होंने, पहले क्या दिया था, उन्होंने पहले दिया था कि मनुष्य जाति के दैनिक जीवन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। फिर उन्होंने मंथन किया और फिर बाद में उस परिभाषा में संशोधन किया, बदलाव लाए, और उन्होंने क्या बताया,
उन्होंने बताया, नई परिभाषा दी। क्या बताया उन्होंने? अर्थशास्त्र धन के विज्ञान के साथ कल्याण का विज्ञान है। समझिएगा, अर्थशास्त्र धन के विज्ञान के साथ कल्याण का विज्ञान है। मतलब कहने का मतलब है कि अर्थ में लोग पैसा कमाते भी हैं और उससे कल्याण भी होता है, वो आगे भी बढ़ते हैं, कई सारी चीज़ों को निपटाते भी हैं। ठीक है ना, उन्होंने इसमें कल्याण शब्द को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया अर्थशास्त्र के बारे में कुछ परिभाषाएं थी जो हमने आपको बता दिया। अब देखिए, विभिन्न विद्वानों के मत के आधार पर एक परिभाषा हम दे सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसकी धुरी धन के चारों ओर घूमती है। जैसे पृथ्वी घूमती है ना, एक अक्ष के चारों तरफ घूमती है, ठीक वैसे ही अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसकी धुरी धन के चारों ओर घूमती है और जिसके माध्यम से विकास, कल्याण और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ध्यान रखिएगा, विकास, कल्याण और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, अब फिर एडम स्मिथ पे आते हैं। अभी हमने पढ़ा एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी थी ऊपर, तो एडम स्मिथ क्या कहते हैं? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये देखिए, हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है ये। तो इन्होंने पुस्तक लिखी, इसी पुस्तक से शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। ठीक है, शास्त्रीय अर्थशास्त्र का जो उद्भव हुआ है इसी पुस्तक से हुआ है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। अब प्रोफेसर सैमुअल्स के अनुसार उन्होंने भी अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो प्रोफेसर सैमुअल्स के अनुसार अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम, ध्यान रखिएगा, कला समूह में प्राचीनतम, विज्ञान समूह में नवीनतम है। इसके अलावा सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। ये आप उसमें जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी उतना पर्याप्त है, आप खाली परिभाषा याद कर लीजिए, क्योंकि इतना कोई नहीं पूछता। बस आपसे पूछेगा कि अर्थव्यवस्था क्या है। आपसे पूछेगा कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थशास्त्र क्या है, तो ये हम आपको बताएंगे आगे, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र के बारे में। तो यहाँ पर यह है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग विभिन्न क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, जिन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक आर्थिक क्रियाएं और एक अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत व्यक्ति का उद्देश्य धन की प्राप्ति करना होता है, जैसे श्रमिक, उद्यमी, व्यापारी। जाहिर सी बात है, हर कोई अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, हर एक छोटा से छोटा व्यक्ति और बड़ा से बड़ा व्यक्ति अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यह है कि श्रमिक क्यों जाता है काम करने के लिए? आखिर उसका भी तो एक अर्थव्यवस्था होगा घर का, उसका भी तो एक बजट होगा। श्रमिक जाता है काम करने के लिए, कमा के लाता है, उसका घर चलता है। ठीक वैसे ही उद्यमी अपना काम करते हैं, व्यापारी अपना काम करते हुए अपना घर चलाते और दूसरे लोगों की सेवा भी करते हैं। तो जब इन सभी चीज़ों को मिला दिया जाएगा पूरे देश में, तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी ना। तो ये आर्थिक क्रिया होती है, मतलब इनका उद्देश्य ये होता है कि उनका धन कमाना एक तरीके से, है ना। अनार्थिक क्रियाएं वो होती है कि क्रियाएं वो होती है जिसमें आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति करना होता है, धन की नहीं, न कि धन प्राप्त करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें आत्मा को संतुष्ट करना होता है, जैसे कि धार्मिक हो जाना,
धर्म में लग जाना, भगवान की पूजा पाठ करने लगना, कहीं संन्यास ले लेना, कई सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा सामाजिक क्रियाएं, धार्मिक क्रिया, सामाजिक क्रिया जैसे कि बिना लाभ लिए काम करना, है ना, तो ये होता है अनार्थिक क्रियाएं। तो हम जो पढ़ेंगे, हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा? आर्थिक क्रियाएं पर फोकस रहेगा। इसके बाद इसमें है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाएं 5 हैं, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था में हम आर्थिक क्रियाएं जो है वो 5 हैं, इसी पर हम फोकस रखेंगे। क्या क्या है? एक तो होता है उत्पादन, दूसरा होता है उपभोग, तीसरा होता है विनिमय, चौथा होता है वितरण और पांचवा होगा आपका राजस्व। समझिए बात को। पहले उत्पादन होगा, उसके बाद जब वस्तु का उत्पादन होगा तो उपभोग होगा, ग्राहक खरीदेंगे उसे, ठीक है। उसके बाद विनिमय होगा, वितरण होगा, और जब इन सब होगा तो राजस्व भी आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए, आज चूँकि पहला वीडियो था तो आज छोटा बनाया मैंने, और धीरे धीरे क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और आप यहाँ इकोनॉमी की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।